अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम यूनिट 7 के टॉपिक्स 3 एंड 4 को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है प्रेशर। प्रेशर का मतलब प्रेस से निकला है, ठीक है। प्रेस का मतलब होता है दबाना या किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करना। तो प्रेशर को समझने के लिए सिंपल सी मिसाल देते हैं कि अगर आप पेंसिल को अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान रखें, ठीक है, तो उसके दो एंड्स होंगे, एक उसका ब्लंट एंड होगा लोअर पोर्शन और एक उसका होगा अपर एंड जो कि टिप होगी उसकी। अगर टिप वाले एरिए पे आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, दबाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा पेन फील हो रही होगी अपनी पाम में, ठीक है। जबकि ब्लंट एंड पे आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा। तो एक्चुअली उसकी रीज़न क्या थी कि जो टिप थी उसका एरिया कम था और ज़रा सी फोर्स अप्लाई करने से उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो डेवलप करवाया आपकी पाम पे। एक और एग्जांपल है ड्राइंग पेन की। जब हम ड्राइंग पेन को किसी भी वुडन बोर्ड में अपने थंब की मदद से प्रेस करते हैं, ठीक है, तो प्रेस करने का क्या मतलब है कि हम उस पर फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे चूँकि एरिया स्मॉल होता है उसकी शार्प टिप पे, तो इजीली वो घुस जाएगी उस बोर्ड में, ठीक है। जब ये काम अगर ब्लंट एंड पे किया जाए तो बहुत मुश्किल है उसको पुश करना, क्योंकि एरिया काफ़ी ज़्यादा होगा। इन तमाम एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि एक्चुअली थोड़ी सी फोर्स लगाने से उस फोर्स का हमें रिजल्ट क्या मिला, ठीक है। तो प्रेशर को पढ़ने का मकसद क्या था कि फोर्स कितनी इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फोर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि थोड़ी सी फोर्स जब हमें लगाई तो उसने वाकई कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करवाया या नहीं करवाया। तो हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं कि किसी भी बॉडी के एरिया पे जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो हम उसको नाम देते हैं प्रेशर का। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, कि किसी भी सरफेस के किसी भी बॉडी के जितने एरिया पे जितनी फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसको प्रेशर का नाम देते हैं। प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है फोर्स के साथ, ये इक्वेशन बता रही है, ठीक है। ये फार्मूला बता रहा है कि जैसे जैसे फोर्स ज़्यादा होगी प्रेशर भी ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगी प्रेशर भी कम होगा, लेकिन एरिया के साथ प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा। और हमने जो केसेस अभी पढ़े, ठीक है, जो ड्राइंग बोर्ड की जो टिप थी शार्प एज था, शार्प टिप थी, और इसके अलावा पेंसिल की जो टिप थी, तो चूँकि उनका एरिया कम था तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा डेवलप हुआ था। मज़ीद इस बात को समझने के लिए पानी की पाइप की मिसाल है कि जिसमें से पानी फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो जब आप उसको उसके ओपन एंड से दबाते हैं तो होगा यूँ कि प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि पाइप का जो एरिया था वो कम हो जाएगा प्रेस करने की वजह से, ठीक है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक का वर्ड एटमॉस्फेयर से निकला है और एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ज़मीन की इर्द गिर्द हवा पाई जाती है, हवा ने हमारी ज़मीन को सराउंड किया हुआ होता है, जिसको हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर का। और वो हवा हम पे यहाँ ज़मीन पे मौजूद जितनी भी चीज़ें उन पे जब प्रेशर अप्लाई करती है तो उसको नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, यानी हवा का दबाव। आसान लफ्ज़ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा का दबाव, हवा जो ज़मीन पे मौजूद चीज़ों पे या हम पे जो प्रेशर अप्लाई करती है उसको हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर का। सिंपल सी मिसाल है, जब आप बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून जो है वो एक्सपेंड होना शुरू कर देता है, ठीक है, और वो तमाम प्रेशर में एक्सपेंड हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक साइड से वो फूल गया है हवा भरने की वजह से, दूसरी साइड से नहीं। जैसे जैसे उसे भरते जाते हैं तो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। तो उसकी एक्सपेंड होने की वजह क्या थी कि जो उसके अंदर हमने हवा भरी वो उस हवा का प्रेशर और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो बराबर हुए, तभी वो जाके एक्सपेंड हुआ, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा कि
आप उसको छोड़ दें, उस बैलून को, उसकी नोक को छोड़ दें, तो आस्ता आस्ता उससे हवा निकलना शुरू हो जाएगी और उसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह क्या होती है कि अब उसकी हवा कम हो रही है। ठीक है, उसके अंदर जो हवा का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर की निस्बत कम हो रहा है। ठीक है? तो हवा बैलून के अंदर जो हवा थी उसने हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई किया, तो यूँ जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तमाम डायरेक्शन में एक्ट करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं सोप बबल की। सोप एक्चुअली लेयर होगी, उस लेयर पर जैसे वह बनती है तो बुलबुले से बनते हैं और बबल से अराइज होते हैं। तो बबल भी तभी एक्सपेंड करेगा कि जब उसके अंदर और बाहर जो प्रेशर है हवा का वो बराबर होगा, अदरवाइज वो एक्सपेंड नहीं करेगा, उसकी शेप डिस्टॉर्ट रहेगी। ठीक है, इसी बात को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक टिन लें, उस टिन को पानी से फिल कर दें और उसको फ्लेम के ऊपर रख दें। ठीक है, हीट अप करना शुरू करें, इतना ज़्यादा उसको हीट अप करें कि पानी जो है बॉयल होना शुरू हो जाए। अब हुआ क्या कि जब आपने उसको हीट अप किया तो जैसे जैसे हीट होता गया पानी की थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ करती गई पानी के मॉलिक्यूल की। ठीक है, और एक स्टेज आएगी कि इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी कि वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी सरफेस को छोड़ के वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम स्टीम का नाम देते हैं। ठीक है, फिर उस स्टेज पे कि जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और टिन को लिड की मदद से कवर कर देना है। अब इसी टिन को अगर आप ठंडे पानी की टैप के नीचे रख दें तो आप देखेंगे कि साइडों से पिचक जाएगा। ठीक है, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, अंदर की तरफ धंस जाएगा ये मुख्तलिफ साइडों से। ठीक है, देखेंगे तो तमाम साइडों से ये अंदर की तरफ धंस जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट भी हमें बताता है कि प्रेशर जो है वो तमाम डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, तो क्यों धंसा? क्योंकि जब हमने उसको हीटअप किया, इतना हीटअप किया कि पानी बॉयल होना शुरू होगा और पानी के जो अपर लेयर थी वो वहाँ पे स्टीम कलेक्ट होना शुरू हो गई इस टिन में। ठीक है, अपर लेयर में। तो जैसे ही अब स्टीम ठंडी होगी वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा खाली आ जाएगा। ठीक है, कि जहाँ पे स्टीम मौजूद थी। और प्रेशर क्या होगा कि प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, धंस जाएगी ये। ठीक है, ये जो अंदर की तरफ धंस जाएगी ना, जब उसको हम ठंडे टैप के नीचे रखेंगे तो उस वक्त जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा बाहर के प्रेशर अंदर के प्रेशर से। नेक्स्ट सब टॉपिक इज मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमें ये देखना है कि हम किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, उनको हम नाम देते हैं बैरोमीटर्स का। बैरोमीटर्स मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। एक होता है वाटर बैरोमीटर, होता है मरकरी बैरोमीटर। तो हमारा जो कंसर्न है वो मरकरी बैरोमीटर से है। मरकरी बैरोमीटर की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है जिसकी लेंथ तकरीबन 1 मीटर होती है। ठीक है, एक उसका एंड ओपन होगा और एक उसका एंड क्लोज होता है। और ये जो बाउल टाइप में या टब टाइप में बर्तन आपको नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो एक बैरोमीटर कैसे मुश्तमिल होगा, ग्लास ट्यूब पे और ट्रफ पे। अब इस पे हम ग्लास ट्यूब में मरकरी को फिल करते हैं। तो मरकरी में चूँकि हवा के बबल्स मौजूद होंगे, हवा मौजूद होगी, तो जैसे आप उसको फिल करेंगे तो बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, एक दफ़ा राइज अप होगा। जिस तरह हम कोई भी फिजी ड्रिंक जब ग्लास में डालते हैं तो एकदम से वो राइज होना शुरू हो जाते हैं बबल से, और हमें ऐसा फील होता है कि ग्लास में बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि हम उसमें और डाल सकें वो ड्रिंक। तो ऐसा नहीं होता, थोड़ी देर के बाद वो बैठना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह मरकरी भी कुछ देर के बाद किसी हाइट पे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने करना ये है कि मरकरी को इस ग्लास ट्यूब में डालने के बाद हमने इन्वर्ट कर देना है ट्रफ में। तो मरकरी पे किसी हाइट पे जाके सेटल डाउन हो जाएगा और वो हाइट हमने नोट कर लेनी है। तो वो जब हाइट नोट की गई तो वो
760 मिलीमीटर में थी और सेंटीमीटर में इसी चीज़ को कन्वर्ट किया जाए इस वैल्यू को तो होगा 76 सेंटीमीटर। तो ये सारा काम एक्चुअली ज़मीन पे हो रहा था, सी लेवल पे हो रहा था, ग्राउंड लेवल पे हो रहा था। तो जो ज़मीन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो तकरीबन था, जब कैलकुलेट किया गया तो उसकी वैल्यू तकरीबन निकली 1,13,100 पास्कल की। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो हाइट के साथ साथ प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। तो ये जो प्रेशर डिक्रीज़ करेगा हाइट के साथ, तो मर्करी ग्लास ट्यूब में जो मर्करी का लेवल है वो भी आस्ता आस्ता कम होता जाएगा, उसकी हाइट कम होती जाएगी। मर्करी पानी की निस्बत ज़्यादा थिक है, 13.6 टाइम। ठीक है, 13.6 टाइम ज़्यादा डेंसर, ज़्यादा थिक है। तो थिक मटेरियल क्या होता है कि जो इजीली फ्लो नहीं करते। जिस तरह अगर हम पानी या हनी को लें तो हम देखेंगे कि हनी थिक है। ठीक है, इसी तरह पानी इजीली फ्लो कर जाएगा। तो और पानी का हम अगर कहते हैं कि वो इतना डेंसर नहीं है मर्करी की निस्बत, तो इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो मर्करी से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब मर्करी के केस में जो हमने लेंथ ली थी ग्लास ट्यूब की वो थी 1 मीटर, लेकिन चूँकि पानी थिन है तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो पानी के लिए जो भी हम बैरोमीटर यूज़ करेंगे उसमें ग्लास ट्यूब की लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसकी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से देख लें लेवल कितना था, उसको 760 सेंटीमीटर आया ना, सॉरी 76 सेंटीमीटर आया था, जबकि मिलीमीटर में वो 760 मिलीमीटर आया। उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मीटर में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 0.76। उस 0.76 को हम मल्टीप्लाई कर दें कि मर्करी कितना डेंसर है, 13.6 डेंसर है। तो यूँ हमारे पास लेंथ आ जाएगी तकरीबन 10 मीटर लॉन्ग लेंथ होगी ग्लास ट्यूब की वाटर बैरोमीटर के केस में। तो बाकी उसमें भी इसी तरह से जब हम डालेंगे पानी को तो पानी एक सर्टन हाइट पे आके सेटल डाउन हो जाएगा। तो यूँ हम उसका जो प्रेशर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको यूज़ करते हुए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेरिएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो वेरिएशन आती है उसका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी वेदर पे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है और तकरीबन हर 30 किलोमीटर के बाद देखा गया है कि मर्करी का लेवल 7 मिलीमीटर हो जाता है। ठीक है, यानी 7 मिलीमीटर मर्करी अपनी हाइट को कम करता जाता है। अब यूँ कह सकते हैं कि हर 30 किलोमीटर के बाद जो प्रेशर है वो 1000 पास्कल डिक्रीज होता है। प्रेशर में 1000 पास्कल डिक्रीज आता है हर 30 किलोमीटर के बाद। अभी हमने पढ़ा कि सी लेवल पे प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी। फिर एक सर्टन हाइट आएगी कि जहाँ पे प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वैक्यूम में। अब क्यों ज़ीरो हुआ प्रेशर? क्योंकि वहाँ पे कोई एयर मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे प्रेशर भी ज़ीरो होगा। अब प्रेशर में चेंज की वजह से वेदर पे क्या इफेक्ट होगा? तो वेदर्स में भी चेंजिंग आती है। जिस तरह एक गर्म दिन में क्या होगा कि हवा हल्की ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, तो गर्म दिनों में जो हवा का प्रेशर होता है वो कम होता है। अब क्यों कम होता है? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हवा जो है वो मॉलिक्यूल से मुश्तमिल है ना। हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी तो रेंडमली तो वैसे मूव करें और तेज़ी से मूव करेंगे और एक दूसरे से दूर भागेंगे। गैसेस में पढ़ा था कि जो गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर पड़ जाते हैं, जो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, हल्के होकर ऊपर की तरफ उठेंगे तो वो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। जबकि इसके मुकाबले में जब विंटर्स में, ठीक है, विंटर्स में क्या होता है कि वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ करता है। तो उसकी रीज़न क्या है कि अब इर्द गिर्द की जो हवा वो जो मौसम है वो ठंडा है और जो हवा के पार्टिकल्स हैं उनके की जो एनर्जी है वो कम होगी। ठीक है, तो वो एक दूसरे के थोड़े करीब पाए जाएंगे, वो इतनी आसानी से मूव नहीं करेंगे। तो क्या होगा कि वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो यूँ ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब आ गया कि प्रेशर के अंदर डिक्रीज आता है या इंक्रीज आता है, तो उसकी वजह से भी वेदर पे, मौसम पे जो है वो कुछ ना कुछ असरात मरतब होते हैं। तो
अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, प्रेशर जिस तरह हर चीज़ स्टेबिलिटी जाती है ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है, इसी तरह प्रेशर भी जिन एरियाज़ में ज़्यादा होगा तो वो फिर ज़्यादा वाले एरिया से कम वाले एरिया की तरफ मूव करेगा। तो इसी वजह से तूफ़ान आते हैं, ठीक है। तूफ़ान में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हवा मूव कर रही होती है। इसी तरह रेनफॉल होगा तो प्रेशर की डिक्रीज़ की वजह से रेनफॉल होता है। तो एक्चुअली जो इंटेंस वेदर कंडीशंस होती हैं वो किस वजह से होती हैं, प्रेशर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से। जितने भी तूफ़ान आते हैं इसके बाद रेन होगी, स्नोफॉल होगी, तो ये सारे क्या होंगे कि इनके प्रेशर में चेंजेस की वजह से होंगी। अब रेनफॉल एक्चुअली किस वजह से होती है, सॉरी स्नोफॉल किस वजह से होती है, हाई प्रेशर की वजह से होगी, ठीक है। इसी तरह तूफ़ान वगैरह आएंगे तो वो भी जब प्रेशर में डिक्रीज़ हुआ आएगा, यानी ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम प्रेशर वाले एरिया में जब हवा मूव करना शुरू करती है तो यूँ जो है वो चेंजेस आते हैं वेदर्स में। नेक्स्ट सब टॉपिक इज प्रेशर इन लिक्विड्स। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि गैसेस प्रेशर अप्लाई करती हैं दूसरे पे, इसी तरह जो लिक्विड है वो भी प्रेशर अप्लाई करता है, और लिक्विड पे जो प्रेशर होगा तमाम डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसफ़र होगा। इसी बात को समझने के लिए यहाँ पे हमने एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया। उस सिलेंडर में हमने कोई लिक्विड फिल कर ली, ठीक है। फर्स्ट कर लिया कि हमने पानी भर लिया उस सिलेंडर में। अब उस पानी का प्रेशर देखना चाह रहे हैं कि पानी किस तरह प्रेशर लगाता है, तो उसके लिए हमने कोई ऑब्जेक्ट जिसका एरिया ए है उसको पानी के अंदर डबो दिया, और वो किसी डेप्थ पे, किसी गहराई पे जाके वो जो चीज़ हमने पानी के अंदर डबोई है वो पड़ी हुई होगी। तो उसकी डेप्थ को हम क्या देते हैं, एच, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का जो एरिया है उसको हमने ए का नाम दे दिया, ठीक है। और हमने पानी की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लग रहा होगा उसको कैलकुलेट करना है, उसको फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर का एक्चुअली जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेशर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एरिया तो चलिए आपको बता दिया, दे दिया, लेकिन फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही होगी वो लिक्विड की वजह से लग रही होगी, लिक्विड की वेट के बराबर होगी, ठीक है। तो उस फोर्स को फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है वो क्या होगी, लिक्विड की वेट की फोर्स होगी, जो कि बराबर होगी एम जी के। अब जी तुम्हें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, लेकिन एम की कोई डेफिनेट वैल्यू हमें नहीं दी गई। तो हमने इस एम को फाइंड करना है। तो एम को हम कहाँ से फाइंड करेंगे, एम को फाइंड करने के लिए हम सिंपल डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। कि जो मैस है लिक्विड का सिलेंडर का, तो मैस ऑफ द लिक्विड सिलेंडर कि जिस सिलेंडर या जिस कंटेनर में पड़ा हुआ लिक्विड उसका मैस क्या है, ठीक है। तो उसको हम फाइंड करेंगे डेंसिटी वाले फार्मूले से कि डेंसिटी हमने पढ़ा था कि इसके बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो वहाँ से अगर हम मैस निकालें तो डेंसिटी को अब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैस आएगा, ठीक है। तो डेंसिटी को सिंपल हमने रो से रिप्रेजेंट करवा दिया, ठीक है। और वॉल्यूम भी यहाँ पे हमें नहीं, कोई उसकी डेफिनेट वैल्यू नहीं दी हुई, तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, जो एरिया है एरिया को उसकी जितनी डेप्थ है उसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम को, ठीक है। और फोर्स हमने पहले बता दी कि इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो लिक्विड की वेट की वजह से हो रही है, वो बराबर होगी एम जी के। अब हम एम की जगह वैल्यू पुट कर दें। ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आपके पास जो नया एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा ए एच रो इंटू जी। अब हमने करना है प्रेशर फाइंड। तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। फोर्स की जगह वैल्यू पुट करें, ए ऊपर भी है यानी नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यूँ आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा रो जी एच, ठीक है। तो ये प्रेशर होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डेप्थ एच पे पड़ी हो तो उस पर इस फार्मूले के थ्रू आप प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो रो भी कांस्टेंट है और जी भी
कांस्टेंट है। तो प्रेशर का जो रिलेशन बन रहा है वो डेप्थ के साथ बन रहा है, यानी इस एच फैक्टर के साथ बन रहा है, और वो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। ठीक है, कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करती जाएगी प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा, और डेप्थ कम होगी प्रेशर भी कम होगा। जबकि इसके बरक्स जब हमने गैसेस की बात की थी तो हमने ये कहा था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है प्रेशर कम होता जाता है, और जितनी कोई चीज़ ज़मीन के करीब होगी, ज़मीन के करीब का जो प्रेशर है वो क्या है, वो ज़्यादा था उसकी वैल्यू। लेकिन लिक्विड के केस में ये चीज़ उलट है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कोई लिक्विड में पड़ा हुआ है उसकी गहराई ज़्यादा होती जाएगी, प्रेशर लिक्विड उस पर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट की गहराई कम होगी लिक्विड में तो उस पर कम प्रेशर एक्सर्ट